तो हम इस बारे में बात करेंगे कि रिलेशनशिप क्या है क्यूरियोसिटी और पेन के बीच में। आपकी अपनी क्यूरियोसिटी और आपकी अपनी प्रॉब्लम्स, आपका अपना पेन, आपका अपना इमोशनल पेन, इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो क्यूरियोसिटी टाइम के साथ आपकी रहती है, बट होता ये है कि आप जैसे-जैसे प्रॉब्लम्स में जाते हो, आप क्यूरियोसिटी खत्म करते रहते हो। क्यूरियोसिटी कहीं न कहीं बैक स्टेप ले लेती है विथ मोर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। चीज़ें रिजिड हो जाती हैं। चीज़ें रिजिड होने की वजह से आपकी क्यूरियोसिटी कम हो जाती है ना? चीज़ें आपकी जब रिजिड हो जाती हैं, तो क्यूरियोसिटी कम हो जाती है ना? दैट इज़ द रियलिटी यू आर लिविंग इन। मैं ये कह रहा हूँ कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड पेन। आपका अपनी क्यूरियोसिटी और आपके अपने पेन के बीच में रिलेशनशिप है। आप अगर पेन में, अपनी प्रॉब्लम्स में अपनी क्यूरियोसिटी ज़िंदा रखोगे, then you will get to live life. You will get to understand it. You will get to see through it, and then you might even find the truth. अब ये पॉइंट है कि दोनों को बैलेंस कैसे चले, क्योंकि जब पेन ज़्यादा होता है क्यूरियोसिटी कम होती है, पेन कम होता है क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। अब इन दोनों को बैलेंस कितनी चले। ऐसा नहीं है कि आपको बस बढ़ाते रहनी है, क्यूरियोसिटी अपनी जगह रखनी है। आपको सवाल करते रहना है, आपको जवाब ढूंढना है, तो आपको सवाल करते रहना है। The truth will not come out easily. It will not try to, because it has not shown itself to most people, and on some level you will not be getting it in the first glance. जब तक मेंटली सेटिस्फाइड ना हो जाए, जब तक अपना माइंड, आपका माइंड पूरा सेटिस्फाइड ना हो जाए, आपके अपने सारे आंसर्स आपको जब तक ना मिल जाए, तब तक आपको क्यूरियस रहना है. आफ्टर दैट द क्यूरियोसिटी विल गो अवे, एंड देन यू विल हैव टू लिव विद द ट्रूथ. रिजिडिटी इज व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ, कि आपको मतलब जब भी दिक्कत में होते हो, आपको रिजिड सिचुएशन में रहना पड़ता है. जितना आप रिजिड सिचुएशन में रहते हो, जितना आप रिजिड कल्चर में रहते हो, उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होती है अपने आप को सँभाल पाने की, क्योंकि आप दूसरों के नियम के साथ चलते हो, दूसरों के ओपिनियन के साथ चलते हो, दूसरों के उठने-बैठने के साथ चलते हो. रिजिडिटी गिव्स यू दैट प्रॉब्लम, राइट? तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि थोड़ा अपने इमोशंस को एज़ एन ऑब्जर्वर देखो, अपने इमोशंस को एज़ अ बैक स्टेप पे देखो, और इमोशंस को कंप्लीटली स्वैलो करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीटली अपने साथ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, कि इमोशंस को ये समझने की ज़रूरत है कि इमोशंस को हम एज़ एन ऑब्जर्वर देखेंगे. कंप्लीटली प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट की तरह है ये. कंप्लीटली एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की तरह है ये. जैसे कि होता है ना कि भाई, इफ़ यू आर ऑन अ ट्रेन, इफ़ यू आर सीइंग अ ट्रेन फ्रॉम अ डिस्टेंस और यू आर ऑन द ट्रेन, देयर आर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव. जब ट्रेन में होते हो तो रेफरेंस फ्रेम अलग होता है, जब आप ट्रेन के बाहर होते हो रेफरेंस फ्रेम अलग होता है. रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, ट्रेन के अंदर होते हो उसके अंदर एक्सेलरेशन है, तो वो रेफरेंस फ्रेम अलग होता है. सेम है अपने. आप ट्रेन को अपने इमोशंस मानो. जैसे मान लो फिजिक्स में क्या होता है कि अब ट्रेन है, आपके इमोशंस एक्सेलरेट कर रहे हैं, बस आपका गुस्सा है, बस एक्सेलरेट किए जा रहा है. आप ट्रेन के अंदर बैठ के अगर देखोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा. आपको लगेगा ट्रेन रुकी हुई है. पहली बात तो अगर ट्रेन में, तो आपको लगता है ट्रेन रुकी हुई है. आपको लगता है आपके इमोशंस कैसे एक्ट कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा. कितने फास्ट हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा. बट एज एन ऑब्जर्वर देखोगे तो अपने इमोशंस को एज एन ऑब्जर्वर आप महसूस करने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे. देन यू विल रियलाइज समथिंग एल्स. देन यू विल रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग टू योरसेल्फ व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दोज इमोशंस. तो एज एन ऑब्जर्वर देखना बहुत ज़रूरी है. अपने आप को एज एन एक्सपेरिमेंट समझना और चीज़ों को एज एन ऑब्जर्वर देखना बहुत ज़रूरी है. देन ओनली यू विल रियलाइज द फैक्ट कि भाई कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं खराब चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, हमें पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं जा रही हैं. इमोशंस की यही पॉइंट होता है कि भाई हमें लगता है ये हमारे अपने हैं. इमोशंस कभी आपके अपने नहीं होते. इमोशंस अपने बन के आते ही नहीं, क्योंकि आपका माइंड कई सारे लोगों के ओपिनियन से मिलके बना होता है. कोई भी आपके माइंड में जाके अपने ओपिनियन डाल सकता है, बना सकता है, निचोड़ सकता है. कोई भी अपने ओपिनियन बरसा सकता है आपके ऊपर, और आपको लगेगा कि वो आपका अपना ओपिनियन है. दैट इज़ द होल प्रॉब्लम, कि आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपका अपना ओपिनियन है, जबकि वो आपका अपना ओपिनियन नहीं होगा कभी. जबकि आपकी अपनी प्रॉब्लम नहीं होगी. आप दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप जानोगे ही नहीं कि वो प्रॉब्लम बाहर से आ रही है, कहीं और से आ रही है, और आपके अंदर आने परमानेंटली स्टैंड करने की कोशिश कर रही है. तो आप समझोगे नहीं कि चीज़ें कहाँ खराब चल रही हैं. इमोशंस कैन हेल्प फॉर अ वाइल, बट नॉट फॉर लॉन्ग. And you being an observer on some level allows you to see yourself
as someone who is going through that emotions, not someone who is consuming those emotions. और सच हमेशा तब बाहर आता है जब आप उन इमोशंस को किनारे रख के उन इमोशंस के सोर्स को समझने की कोशिश करते हो कहाँ से आ रहा है ना? कोई इमोशन इतने तेज़ क्यों जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, क्यों आगे जाके भिड़ जा रहे हैं, वो कुछ जब समझ में नहीं आए तो बहुत दिक्कत रहेगी। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज़ समथिंग व्हाट आई नीड टू टॉक अबाउट। You need to talk about your emotions which are actually working through you, and you need to find the source of those emotions. अब वो उन इमोशंस का सोर्स समझ में आ गया देन यू आर गुड टू गो। बट अगर अभी तक कंज्यूम करते रहोगे अपने इमोशंस को तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द प्रॉब्लम दैट योर इमोशंस कैन ब्रिंग यू टू। आप सबसे पहले विक्टिम आप ही बनोगे अपने इमोशंस के और कोई नहीं। इसके बाद आपके बगल वाले लोग बनते हैं, आपके आसपास जुड़े लोग बनते हैं, है ना?